नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और रही बात दोस्तों आपकी प्रिपरेशन की, तो जिस तरीके से कुछ बच्चे मुझे क्लास के दौरान जो मेरे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, उनसे मुझे ये लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अपनी नोट्स भी बना रहे हैं और ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बल्कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं। चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तरीके से वो उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। इससे ये पता चलता है वो काफी रेगुलर है और हार्ड वर्किंग है। और ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें रेगुलर होना ही मैटर करता है। बहुत ज्ञानी होना नहीं, रेगुलर होना। रेगुलर है, आप रेगुलर क्लास फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं, बस यही एक एग्जाम का क्वालिफाई करने का तरीका है। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बस आप लोग बाकी लोग भी जो आंसर नहीं कर रहे हैं कोशिश करिए, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका एक ही दो आंसर करें आप लोग, लेकिन करें। ठीक है, बाकी आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास में, वो 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें और नोटबुक और पेन लेकर के भी बैठ जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के लियो वार्डकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देखिए, जो लियो वार्डकर हैं, ये जो जिस देश के ये प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये जान, ये भारतीय मूल के हैं क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो भारतीय थे और इनकी जो माता थी, ठीक है, वो अन्य देश की थी। और यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, आयरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं लियो जी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं लियो वार्डकर, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले भी ये 2017 से लेकर के 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है वार्डकर ने? तो इन्होंने माइकल मार्टिन का स्थान लिया है, जो कि अब वहां के वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री बन गए हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार उनको सौंपा गया है ना। बात करते हैं आयरलैंड की। अगर आप लोगों ने यूनाइटेड किंगडम देखा होगा तो उसके जस्ट वेस्ट साइड आपको आयरलैंड दिखेगा, क्योंकि आयरलैंड का जो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का भाग है। ये आपको आयरलैंड का मैप दिख रहा है। आयरलैंड जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे आयरिश सी से घिरा हुआ देश है। ठीक है, आयरलैंड की कैपिटल आप लोग देख ही रहे होंगे, ब्रिटेन, यहाँ पे डबलिन है। और ये किससे, इसका एक जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है किससे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आयरलैंड से लगा हुआ। और नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट किसका है दोस्तों? ये है यूनाइटेड किंगडम का। आयरलैंड की राजधानी हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, डबलिन है और इसकी यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ की संसद की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे ओइरेस्टास जो है, ध्यान रखिएगा, ओइरेस्टास यहाँ की संसद है, पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है माइकल डी हिंगिस, यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, इस वर्ष 7वां संस्करण था ये। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। देखिए आप लोग आंसर नहीं करते हैं, ठीक है, आंसर क्या करिए, वीडियो को साथ में शेयर करते रहा करिए, लाइक भी बढ़ाइए, शेयर करते रहिए। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, यानी कि जो इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली जो है वहीं पे पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और साथ ही साथ आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं श्री हरदीप एस पुरी, इन्होंने ये 7वें पेट्रोकेमिकल का जो पूर्ण सत्र है उसको संबोधित किया, जिसका आयोजन ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी कॉन्क्लेव की? तो भारत को पेटकैम फ्यूचर सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। इसका कॉन्क्लेव का उद्देश्य देखिए क्या है इसको मनाए जाने का। तो ये जो कॉन्क्लेव है इसको विभिन्न पेट्रोकेमिकल हितधारकों को क्षेत्र के
साथ अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जो पेट्रोकेमिकल से लोग हैं, हितधारक हैं, उनको एक साथ अवसर प्रदान करना और जो भी इस क्षेत्र से संबंधित जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का किस तरीके से सामना किया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है ये पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव। और यहाँ पे देखा जाए एनर्जी ट्रांजिशन, कच्चे तेल से रसायन, किस तरीके से कच्चे तेल से रसायन, उद्योग 4.0, उभरते हुए ग्रीन विकल्पों और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी ताकतों के प्रभाव पर विचार विमर्श या फिर विचार मंथन करना। ठीक है, तो इन विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श करना कि किस तरीके से जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, कच्चे तेल से जो रसायन है, उद्योग, उभरते जो ग्रीन विकल्प है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी जैसी जो ताकत है, जो विकल्प है, उस पर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर जो है विचार विमर्श करने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, इस साल 7वां कॉन्क्लेव था और पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया? देखिए, ये जो क्षेत्रीय बैठकें होती हैं, ठीक है, और ये हर साल लगभग होती हैं और ये पूर्वी क्षेत्रीय बैठक थी। प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है, विशेषकर ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा। और ये 25वीं पूर्वी जो क्षेत्रीय बैठक है, जिसका आयोजन देखिए ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय जो ईस्ट की तरफ जो स्टेट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ पे ये चारों ही राज्य जो है इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इस साल जो इसका 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है यानी कि कोलकाता, वहां पे 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता देखिए किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो जो क्षेत्रीय परिषद होती है उनका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों कौन है? अमित शाह है, जिस कारण से इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। चूंकि ये बैठक जो हुई है वो पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इस बैठक की क्या की है? मेजबानी किया है। चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय बैठक थी, तो इस पूर्वी क्षेत्रीय बैठक से जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उनके सभी जो राज्य हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं इस परिषद के अंतर्गत, उनके सभी प्रमुख, स्पेशली देखा जाए झारखंड के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, और उड़ीसा के जो मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में हमने बताया कौन कौन से राज्य दोस्तों आते हैं, ध्यान रखेगा, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नाम से आपको एक बार थोड़ा सोचेंगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा, भारत का मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं पूर्वी चाहिए जो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन हुआ था दोस्तों, अगर आपको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1956। ठीक है, राज्यों का भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, ठीक है, उसी समय ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 के, और उसमें भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। ये 5 क्षेत्रीय परिषदें दोस्तों कौन था? उत्तरी यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद, फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, फिर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, हर परिषद में अलग अलग राज्य है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने पूर्वी परिषद में किसको देखा? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्रीय परिषदों की दोस्तों बात करें, चूंकि ये अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए संवैधानिक निकाय न होकर यहाँ पे जो कि वैधानिक निकाय है। और ध्यान रखिएगा ये एक सलाहकारी निकाय है जो सलाह देने का कार्य करती है। एक तरीके से क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया गया था वो जो इन क्षेत्रों के अंतर्गत किसी, मान लीजिए पूर्वी क्षेत्र की समस्या कुछ और होगी, पश्चिमी क्षेत्र की समस्या कुछ और होगी, हर क्षेत्रों की समस्याएं अलग है। जब समस्या का स्वरूप अलग है तो उसका निदान या फिर उसका निवारण भी अलग अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र की समस्या होगी जिससे उसका समाधान निकाला जा रहा है, उसी से पश्चिमी क्षेत्र की जो समस्या का समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि अगर पश्चिम, एक एग्जांपल लीजिए, पूर्वी क्षेत्र में तो बाढ़ आती है, पश्चिमी क्षेत्र में तो सूखा पड़ा है, तो क्या उन दोनों ही समस्याओं का समाधान हम एक ही जो है एक ही चीज से निकाल सकेंगे? नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया और जितने भी जो एक क्षेत्र के लोग हैं, एक क्षेत्र जो राज्य है, उनकी आपसी समस्याओं को सुन करके, वहां पे कौन कौन से विवाद आ रहे हैं उनमें बैठ करके जो है गृह मंत्री
एक मीटिंग करता है और इन समस्याओं को सुनता है और फिर समाधान निकालने का कार्य करता है। इन निकायों में देखा जाए तो जो केंद्र राज्य के बीच जो सीमा विवाद हो सकता है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, अंतरराज्यीय जो है परिवहन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को आने जाने वाला जो परिवहन होने वाला परिवहन, राज्य से पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच, आर्थिक सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में जो समान हित है उन समान हितों के किसी भी मामलों के संबंध में सिफारिशें करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैसे भी उस क्षेत्र की जो मान लीजिए पूर्वी जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनमें जो राज्य है उनमें अगर कोई की जल निकासी की समस्या आ रही है, कोई सीमा विवाद की समस्या आ रही है, जो वहां पे अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, किसी भी तरह की अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो ये सभी राज्यों के प्रमुख और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे बैठता है और फिर एक मीटिंग करके उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों का जो है एक मीटिंग होती है और यहाँ पे जो बैठक हुई है 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक, वो कोलकाता में इस साल की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो गठन कब हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल पूरी की है। ठीक है, और इस टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डी है। 12.89 किलोमीटर की ये एस्केप टनल है। एस्केप टनल क्या होता है, थोड़ा सा ये विचार कर सकते हैं आप। एस्केप टनल देखिए, असल में जो आपातकालीन स्थिति कोई आ जाती है या परिस्थितियां जब आ जाती है उसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए इस टनल, इस सुरंग का निर्माण किया जाता है। तो ये सबसे लंबी जो है एस्केप टनल, जिसको अभी भारतीय रेलवे ने इसके कार्य को पूरा किया है। ये बात करते हैं कहाँ पे ये टनल बना है, तो ये भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा ये टनल जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो कटरा, ठीक है, कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच, कौन से स्टेशनों के बीच, सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच में एस्केप टनल T49, ध्यान रखिएगा T49 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस टनल की बात करें तो ये जो लिंक है किसको, ये जो रेल लिंक परियोजना है किसका हिस्सा है, तो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक का ये हिस्सा है। और ये भारत, इस समय देखा जाए ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई क्या है दोस्तों, 12.895 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जो कटरा बनिहाल खंड पर जो सुंबर और खारी स्टेशनों को जोड़ने वाला एस्केप टनल है T49, ये इस समय सबसे लंबा एस्केप टनल है, जिसकी लाइन यहाँ पे जो है कितना 12.89 किलोमीटर है। मुख्य सुरंग के साथ ये देखा जाए, मुख्य सुरंग जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 12.75 किलोमीटर लंबी है, के साथ एक स्केप सुरंग बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे स्केप जो है टनल के बारे में हम लोगों ने बात किया कि जब आपातकालीन कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से बचाव या राहत कार्य करना है। ठीक है, यानी कि बचाव और राहत कार्यों को सुगम बनाने के लिए इन स्केप टनल का प्रावधान किया, इन्हें बनाने का कार्य किया गया है। यहाँ पे देखा जाए बनिहाल जो है, बनिहाल कटरा मार्ग पर 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग T49 भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग के बाद ये चौथी सुरंग है। ठीक है, जो ये T49 है ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग, T49 के बाद ये चौथी सुरंग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो है सबसे लंबे स्केप टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर में कटरा बनिहाल खंड के पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच में किया गया। इसका हाल फिलहाल में भारतीय रेलवे के द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया गया है दोस्तों वो कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 दिसंबर को मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो है हर साल देखा जाए यहाँ पे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस अधिकार दिवस को यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को माइनॉरिटी राइट्स डे को मनाने का कार्य यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 1992 में। ठीक है, पहली बार जो मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 18 दिसंबर 1992 को किया गया था। अगर हम भारत इसमें देखा जाए इसका जो उद्देश्य है बेसिकली अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मनाए जाने का जो भारत में, तो ये क्या है, जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें जागरूक करना, इसी उद्देश्य से जो है हर 18 दिसंबर को
अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रमुख जो अल्पसंख्यकों की बात करें, देखिए कौन कौन से जो वर्ग हैं जो अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पे है, तो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फारसी और जैन। ध्यान रखिएगा प्रारंभ में जो है जब यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था तो उस समय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को ही अल्पसंख्यक की संज्ञा की थी। जैन को देखा जब वर्ष 2014 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग में लाया गया, ठीक है, 2014 में आया है जैन। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार यहाँ पे जो संसद है, भारत की संसद ने उसने एक अधिनियम लेके आया। कब दोस्तों? यहाँ पे 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, और इसी अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब? 17 मई 1993 को एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कब जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 1993 में 17 मई में, और किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। यहाँ पे एक नोट दिया है कि 18 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को, और इस दिवस को 4 दिसंबर सन 2000 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को हर साल जो है मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 18 दिसंबर को हमने क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और दूसरा देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो धरती पर जितने भी पानी है, जो ओशियन है, जो लेक्स है, जो रिवर्स है, उन सब का एक तरीके से सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत की गई है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें तो क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने क्या किया है? पृथ्वी पर यानी कि हमारे अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी जो पानी है, उन सब का लगभग सभी पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। इस मिशन का नाम देखिए क्या है? सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, ठीक है, स्वॉट जो है इस मिशन का नाम है। स्वॉट उपग्रह की बात किया जाए दोस्तों, इस सैटेलाइट को 16 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। कहां से? तो कैलिफोर्निया, जो यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वहां से जो वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, उस स्पेस से वहां पे जो, यहां ध्यान रखिएगा, वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से SpaceX Falcon 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्वॉट उपग्रह को Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 16 दिसंबर को। इस मिशन को कहा जाता है, ये मिशन जो है अगले 3 साल तक रहेगा, यानी कि 3 साल में ये अपने पूरे कार्य को पूरा करेगा, अपने पूरा जो इसका मिशन है। मिशन में जो अंतरिक्ष यान है यहाँ पे, उसके पास देखा जाए तो काफ बैंड रडार इंटरफेरोमीटर नामक एक अभिनव उपकरण है जो एक प्रमुख तकनीकी प्रगति को चिन्हित करता है। तो इसी के माध्यम से पूरे जो है अर्थ की जो ओशियन बॉडी है उनका पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। यहाँ पे उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह के 90% यानी कि 90% से अधिक ताजे जल निकाय और महासागरों में पानी की ऊंचाई नापेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मिशन है, हर साल ये जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है स्वॉट जो है, हर 21 दिन में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगा, ठीक है। हर 21 दिन में पूरी इस पृथ्वी को ये कवर करेगा। कौन सी डिग्री में? 78 डिग्री साउथ और 78 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, पोल के बीच में जो कुछ भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस स्वॉट मिशन का ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सरफेस वाटर एंड ओशियन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सरफेस से वाटर है और जितने भी ओशियन में जो पानी, उन सब का सर्वेक्षण करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक विज्ञान प्रकाशन रैंकिंग में भारत 7वें स्थान से किस स्थान पे पहुंच गया? देखिए अब रैंकिंग जारी की गई है, जो वैश्विक विज्ञान प्रकाशन रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान पहले 7वां था, अब भारत का स्थान क्या हो गया? चौथा, 5वां, दूसरा या फिर तीसरा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भारत जो है 3रे स्थान पे पहुंच गया है 7वें स्थान से। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन,
उससे देखा जाए विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेत 2022 की रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट, ये देखा जाए नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। ये फाउंडेशन कहां से रिलेटेड है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रकाशनों में जो विश्व स्तर पे भारत की जो स्थिति 2010 में 7वें स्थान पे थी, वो 2020 में सुधर के कितने स्थान पे हो गई दोस्तों? 3रे स्थान पे पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे देश के जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पे उन्होंने संबोधित किया लोगों को, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एक जो बहुत सारी जानकारी दी है। और इन्होंने देखा जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ एक समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक के दौरान इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, जिसमें सबसे अहम चीज ये बताया इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि जो भारत है, भारत के जो विद्वान है, जो साइंटिस्ट हैं, उनके कार्य जो थे, जो रिसर्च थे, वो देखा जाए वो 2010 में 60,555 थे, लेकिन अब 10 सालों में ये बढ़ करके देखा जाए दुगने से भी अधिक हो गए, यानी कि यहाँ पे 1,39,213 जो है शोध पत्र पेपर हुए, रिसर्च पेपर जो थे वो हो गए हैं। तो इससे पता चला काफी ज्यादा रिसर्च हुई है यहाँ पे, और भारत ने काफी इंप्रूवमेंट किया है, काफी इंप्रूव किया है यहाँ पे रैंकिंग में रिसर्च डिपार्टमेंट। नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है, और ये जितने भी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग के जितने भी के सभी जो गैर चिकित्सा क्षेत्र हैं, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र के अलावा जो कुछ भी रिसर्च है, उनके मौलिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है कौन? ये फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। कौन सी दोस्तों? विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022। ठीक है, भारत का स्थान कितना हो गया दोस्तों? 7वें से 3रे स्थान पे भारत पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना है? तो देखिए फीफा कप काफी हम लोगों ने पढ़ा, और अब फीफा कप फाइनल भी हो गया, विजेता टीम भी आप लोग के सामने आ चुकी है। और दोस्तों इस साल जो फीफा विश्व कप का जो है इसकी मेजबानी कतर कर रहा था, इसका विजेता देखिए अर्जेंटीना है, स्पेन को हरा दिया है। पिछला जो विजेता स्पेन, माफ करिएगा, फ्रांस था, और फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना जो है फीफा विश्व कप 2022 की विजेता रही है। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, और फ्रांस को पेनाल्टी शूट में लगभग 2-4 से हरा करके 10 दिसंबर को इसका फाइनल मैच था, और फाइनल में जो है खिताब जीत लिया किससे? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना का ये 3री बार फीफा विश्व कप का खिताब रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अर्जेंटीना ने 2 बार फीफा विश्व कप जीता है। इसके पहले बात करें तो 1978 में, फिर दोबारा जो है इसने 1986 में जीता था। अब 2022 में अर्जेंटीना ने फिर से फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है, किसको हरा करके? फ्रांस को। फ्रांस इसके पहले जो है इस वर्ल्ड कप की विनर टीम रही थी। चूंकि हमने पता है कि इस बार फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर ने किया, और जो फाइनल मैच था लुसेल में हुआ है, ठीक है। और कौन सा स्टेडियम है? तो कतर में जो लुसेल स्टेडियम है वहां पे इसका फाइनल मैच खेला गया है। अगर हम बात करें विजिटर टीम की और किसने कौन सा अवार्ड जीता है, तो लियोनेल मेसी ने देखा जाए, इसने मैच में पहला गोल, इन्होंने जो है लियोनेल मेसी ने मैच में पहला गोल कितने मिनट में? 23वें मिनट में पेनाल्टी पर किया। और ध्यान रखिएगा इनके बारे में उपलब्धियों की, तो ये विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले, एक विश्व कप, ध्यान रखिएगा, एक विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले ये दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। तो मेसी के बारे में उपलब्धियों में एक और उपलब्धि इनकी जुड़ गई, बहुत सारी उपलब्धियां थी, इसमें ध्यान रखिएगा कि एक ही विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। इनके बारे में बात किया जाए तो इन्हें जो है जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा है इन खेलों में, उसके लिए फीफा विश्व कप में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता इन्होंने। एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने शीर्ष गोल करने के खिलाड़ियों के होने के लिए, जो शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी होने के लिए इनको गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता इन्होंने, एम्बापे ने। और वहीं बात करें अर्जेंटीना के जो एमिलियानो मार्टिनेज है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने के लिए गोल्ड ग्लव का पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ पुरस्कार जीते हैं।
यंग प्लेयर अवार्ड का खिताब जीता है उन्होंने एनो फर्नांडिस ने जीता है। अगर हम बात करें शीर्ष रैंकिंग में कौन कौन से देश रहे, तो अर्जेंटीना तो जीते ही है, ठीक है, तो अर्जेंटीना विजेता रही है। अर्जेंटीना ने किसको हराया? फ्रांस को। तो सेकंड जो टीम रही है दूसरे स्थान पे फ्रांस रही है। क्रोएशिया की बात करें दोस्तों तो तीसरे स्थान में मोरक्को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोरक्को के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी फीफा विश्व कप जो हो रहा था फीफा क्लब विश्व कप होने वाला है अगले साल का, वो मोरक्को में होने वाला है। दूसरी चीज जो है, अफ्रीका की ये पहली कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, दुर्भाग्यवश फ्रांस ने इसको हरा दिया था। तो मोरक्को के बारे में देख लीजिएगा, अफ्रीका में मोरक्को कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, देखिए वेस्ट की तरफ मोरक्को है। अच्छे से सब कुछ देख लीजिए मोरक्को के बारे में, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। देखिए मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है किसने भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगन कौशल ने जीता है, जम्मू कश्मीर की है ये सरगन कौशल। और ये देखिए भारत जो है 21 साल के बाद पुनः मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब इसने जीता है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए ये है सरगम कौशल, और इन्होंने जो है मिसेस वर्ल्ड का जो यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी 2022 की, इसका खिताब इन्होंने जीत लिया। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस मुकाबले में देखा जाए दुनिया भर की जो है 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए सरगम कौशल ने इस खिताब को जीत लिया, इस खिताब को अपने नाम किया और देश को एक तरीके से फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया। यहाँ पे जो है भारत ने पुनः 21 साल के बाद इस खिताब को जीता था। और ध्यान रखिएगा इसके पहले 2021 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर हैं, उन्होंने इस किताब को जीता था। और ध्यान रखिएगा अदिति गोवित्रिकर जो है वो मिसेस वर्ल्ड खिताब को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, इस क्राउन को जीतने वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी बधाई वगैरह दी। इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये अमेरिका में ये प्रतियोगिता हुआ था, और जो इसके पहले की जो विनर थी, जो मिसेस वर्ल्ड 2021 थी, अमेरिका की थी, वो शाइलीन फोर्ड, उन्होंने जो है जिसका आयोजन किया गया है वेस्टगेट लॉस वेगास रिजॉर्ट एंड कैसीनो में, जिसका आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता का, वहां पे इस प्रतियोगिता इस कार्यक्रम में जो विनर रही है इस साल की सरगम कौशल, उनको उन्होंने ताज पहनाया, ठीक है, किसने? शाइलीन फोर्ड ने। अगर हम देखें फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप कौन रही है, तो मिसेस पोलिस्निया जो है वो फर्स्ट रनर अप रही है, उसके बाद मिसेस कनाडा जो है वो सेकंड जो है रनर अप रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, रनर अप यहाँ पे है, ध्यान गलत लिखा है, सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो, और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो बिल्कुल है कि 21 साल के बाद पुनः भारत ने इस खिताब को जीता है। तो 2 बार भारत जो है मिसेस वर्ल्ड कप का विजेता रहा है, और पहली जो थी मिसेस वर्ल्ड रही थी वो अदिति गोवित्रिकर थी 2001 में, और 2022 में पुनः सरगम कौशल, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर से है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है? तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए कई सारे देश ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिसमें देखा जाए एक देश की राजधानी जिसने वहां पे ये उन्होंने निर्णय दिया कि जितने भी घर 2025 के बाद बनेंगे उनके छतों पर, उनके घरों पर सोलर पैनल बनाना अनिवार्य है, और ये देश है जापान, ठीक है। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो ने ये निर्णय लिया है। तो टोक्यो ने 2025 के बाद जितने भी वहां पे घर बनेंगे, ठीक है, वहां पे सोलर पैनल को लगाना या बनवाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में, जो जापान की राजधानी है यानी कि टोक्यो की जो स्थानीय विधानसभा है उसने एक नियम पारित किया वहां की विधानसभा में, और ये अनिवार्य कर दिया कि भाई अप्रैल 2022 के बाद जितने भी बड़े पैमाने पे जो घर बनाए जाएंगे, ठीक है, जो घर निर्मित किए जाएंगे टोक्यो में, उन सभी घरों में जो है सोलर पैनल लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसकी कटौती को कम करने के लिए वहां पे सौर ऊर्जा पैनल को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो जितना भी वहां पे अप्रैल 2025 के बाद, यहाँ पे वर्तमान में अगर हम जापान की स्थिति देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पे है। तो कार्बन उत्सर्जन की सूची में जापान का स्थान दोस्तों आता है 5वां। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप मुझे बताइए कि कौन से वो 4 देश हैं जो कार्बन उत्सर्जन में श्रेष्ठ में, पहले स्थान पे कौन सा है कार्बन उत्सर्जन, और ठीक है, तो आप मुझे उन 4 देशों के नाम बताइए जो कार्बन उत्सर्जन में टॉप शीर्ष पे, ठीक है, ये चीज मुझे बताइए। और भारत का स्थान कौन सा है? अगर टॉप 5 के अंदर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भारत का स्थान क्या है ये बताइए। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे।
फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है कौन दोस्तों? टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील जो है इसका हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है उसका आधिकारिक भागीदार बना है। यहाँ पे नई दिल्ली में जो भी हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा, कहाँ किसके किया गया है? जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर के द्वारा जो हॉकी विश्व कप ट्रॉफी है उसका अनावरण किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये जो हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप है 2023 का वो भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, आप मुझे बताएंगे। अगला हमारा नेपाल को हरा करके तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। देखिए भारत ने फिर से जो है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। किसको हरा है दोस्तों? नेपाल को हरा करके। ठीक है, अगला हमारा राज्य सरकार ने यानी कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा किया? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय को विकसित करने की घोषणा किया। एम्स, देखिए कई एम्स है, यहाँ पे भी एक एम है जिसने हाल में यह घोषणा किया है कि वहां पे वो जो क्षेत्र है यानी कि एम्स को हाल में ही तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया। किसने? एम्स दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा एम्स दिल्ली ने तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, उम्मीद है आप सब लोग उसका आंसर करेंगे और बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी डिकोड एग्जाम के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए लिंक से डाउनलोड करिए PDF को, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो है मैं भी इधर कई पेपर ऐसे देखे जो भी रिसेंट में वहां पे भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस जितना मैं अभी तक पढ़ाई उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रेगुलर फॉलो करिए, इतना मैं उम्मीद करूंगी कि जरूर इससे संबंधित लगभग आपका अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो पीसीएस तक जो भी पीसीएस के एग्जाम में जो भी कुछ करंट अफेयर्स वगैरह आएंगे वहां से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, यहाँ से पूरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से रेगुलर मेंटेन रहिए, अपने क्लास को मेंटेन रखिए, रेगुलर आप लोग फॉलो करते रहिए और अपनी कंटिन्यूटी इसी तरह से मेंटेन रखिए, हार्ड वर्क करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।